जय हिंद बच्चों। एसईएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज इकोनॉमिक्स के हम लोग तीसरे पार्ट को लेकर आए हैं। ये जो इकोनॉमिक्स क्लास है, दो चीज को लेकर है, खास करके जो इस बार 12th के एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं और जो इस बार बीपीएससी स्टेट पास किए हैं या स्टेट पास करने वाले हैं। आपको पता होगा 1,10,000 वैकेंसी बिहार सरकार इस बार देने के लिए जा रही है। अगर आप हमारे सारे इकोनॉमिक्स की क्लास को देख लेते हैं तो 100% 80 नंबर का जो पूछा जाता है इकोनॉमिक्स, उसमें से आप 80 का 80 करके आप आ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हुए आप सभी आदमी कॉपी कलम को ले लें और जिस तरीके से आपने पहले 2 वीडियो में हमारा रिस्पांस दिया है, उसी तरीके से इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखें और देखने के साथ कॉपी कलम लेकर इसको आप लिखते जाएं। तो चलिए क्लास जो है, इसमें आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स का ही एक चैप्टर है और इसका नाम है आय का चक्रीय प्रभाव। देखिए, आय के चक्रीय प्रभाव किसको कहते हैं? जैसे कि आप एक एग्जांपल वे में समझिए। पहले चैप्टर का नाम है आय का चक्रीय प्रभाव, मतलब आय, पैसा किसी का नहीं है। हर किसी के पास होता है, मैं आज करोड़पति हूं, आज मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। भाई ये कहने के लिए है, इसीलिए इकोनॉमिक्स आपको आज बताने के लिए जा रही है कि आप अपने पैसे पर कोई घमंड ना करें, क्योंकि पैसा किसी का नहीं है। सिर्फ जैसे कि एग्जांपल वे पे आज हम यहां से क्लास लिए, हमारे पास कुछ पैसा था, हम बाइक से आए थे, जाकर हम पेट्रोल पंप वाले में जाकर पेट्रोल भराए। मेरा पैसा किसके पास गया? पेट्रोल पंप के पास। वहां से फिर पेट्रोल पंप वाला जो था उसने किसको दिया? मजदूर को दिया, जो वहां पे काम करने वाले हैं। वो जो लेबर है वो अपने काम से किसको देने के लिए गया? फिर किसी न किसी काम से दुकानदार को देने के लिए गया। तो मेरा पैसा मेरे से वहां तक आया और फिर कल वही तरह का दूसरा पैसा आएगा और पैसा का चक्रीय प्रवाह, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में खर्च होते जाता है। आज हम लाखों रुपया कमा लें, लेकिन कमाने के बाद फिर जब मरेंगे तो उस समय हम पैसा लेकर नहीं जाएंगे, उसका क्या हो जाएगा? प्रवाह हो जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति उसका क्या करेगा? प्रयोग करेगा। इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखे हैं कि आय का जो चक्रीय प्रवाह है, ये जो आय का चक्रीय प्रवाह है, हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है? विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्र मतलब हो गया जैसे कि कोई हो सकता है मजदूरी करता हो, कोई हो सकता है कि सरकारी जॉब करता होगा, ठीक है, या कोई व्यक्ति खुद का क्या करता होगा? बिजनेस करता होगा। इसलिए हम यहां पर क्या लिखे हैं? विभिन्न क्षेत्रों में। यहां पर लिखा हुआ है मैट्रिक, मैट्रिक नहीं, यहां पर होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मौद्रिक। विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक, मौद्रिक मतलब पैसे की लेन देन। साथ में लिखें वस्तुओं सेवाओं के चक्रीय, चक्रीय मतलब बार बार प्रयोग, चक्रीय प्रवाह को ही क्या कहा जाता है? आय का प्रवाह कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे पहले तो आप, चूंकि आप इंटर का एग्जाम देंगे, वहां तो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी लिखना होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, तो विभिन्न क्षेत्र में मुद्रा का, वस्तु का, सेवा का चक्रीय प्रवाह क्या कहलाता है? आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। जैसे कि हम एक डायग्राम के माध्यम से, आप यहां पर एक डायग्राम बना हुआ देख पा रहे हैं कि हम यहां पर लिखे हैं उत्पादन, उत्पादन के बगल में लिखे हैं आय और आय के बगल में क्या लिखे हैं हम? व्यय। तो यहां पर हम लोग जैसे सबसे पहले उत्पादन करते हैं, जैसे कि भूमि या अपना श्रम, ये सब लगाकर हमने क्या किया? उत्पादन किया। उत्पादन करने के बाद उसको हम मार्केट में बेचेंगे, तो मार्केट में बेचने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा? आय। जब वो आय प्राप्त होगा तो फिर हम उसको, आय को जाकर मार्केट में खर्च करेंगे और खर्च करने के बाद अगली साल फिर से फसल लगाने के लिए उस पैसा को हम क्या करेंगे? उत्पादन में लगाएंगे। इस प्रकार आप कह सकते हैं पैसा जहां से आता है लास्टली उसी रूप में चला जाता है, चाहे मेरे थ्रू जाए, आप लोगों के थ्रू जाए। हमने उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद हमारे पास पैसा आया, पैसा को खर्चा किए, वो खर्चा करने के बाद फिर से हम उस पैसा को कहां लगाएंगे? अपने आय की तरफ लगाएंगे। तो फिर कहां पर पैसा आ गया? उत्पादन में आ गया, मतलब जहां से हम लोग कमाए थे वहीं पर वो पैसा चला गया। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आय का चक्रीय प्रवाह। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखा है कि आय का
इसका ना तो आरंभ होता है ना ही अंत, यह निरंतर चलते रहता है। आज आपके हाथ में पैसा है तो आपको घमंड होगा, कल किसी दूसरे व्यक्ति के पास पैसा होगा उसको घमंड होगा, लेकिन यह पैसा किसी के पास टिका नहीं है। आपने अपने गांव समाज में सुना होगा कि कोई व्यक्ति बहुत करोड़पति व्यक्ति था, करोड़पति था, और 1 साल, 10 साल, 20 साल के बाद उसके घर में भी गरीबी आ गया। इसी को कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, क्योंकि ये पैसा किसी एक व्यक्ति के हाथ में टिकाऊ चीज नहीं होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप समझ गए आय का प्रवाह क्या है। तो विभिन्न क्षेत्रों में 3 चीज, मुद्रा, वस्तु और सेवा। आप हमारे साथ बोलें तभी आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स आपको पता होगा कि मौद्रिक समाज में अगर आपको सही से जीना है तो इकोनॉमिक्स को सबसे अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो फिर से आप हमारे साथ बताएं, विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या चीज, मुद्रा का, वस्तु का, सेवा का जो प्रवाह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब जैसे में आप ये डायग्राम बनाकर दिखा देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आया हुआ है। चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लिखे हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। आय का चक्रीय प्रवाह जो है ये कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। 2 प्रकार में क्या क्या है, सबसे पहले हम लिखे हैं वास्तविक प्रवाह और उसके बाद लिखे हैं हम लोग मैट्रिक प्रवाह। मैट्रिक यहां नहीं, मैं आपको बार बार बताया, यहां पर लिख दिया गया है मुद्रा, मौद्रिक प्रवाह। कैसा प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह का 2 प्रकार है। कौन कौन, आप साथ में बोलेंगे। आप ऐसे समझेंगे आपके लिए भाई कि ये जो है ऑफलाइन क्लास है, टीचर आपसे पूछते जा रहा है, आप उसका तुरंत रिपीटिशन दें। हम भी जब किसी ऑनलाइन क्लास को करते हैं तो हम भी साथ साथ उसमें बात करते हैं। हम भी जब सर पूछा जाता है कि बताइए आय क्या है, तो अपने मन में एक बार बात करते हैं, हाँ इसको आय कहते हैं, तो वो जल्दी याद हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार हैं, एक है वास्तविक प्रवाह, एक यहां पर क्या हो जाएगा, मौद्रिक प्रवाह। क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। अब वास्तविक प्रवाह किसको कहते हैं, तो वस्तु और सेवा का जो प्रवाह होगा उसको कहेंगे हम लोग वास्तविक प्रवाह। वस्तु, जैसे हम लोग भूमि का प्रयोग किए, श्रम का प्रयोग किए, पूंजी का प्रयोग किए, उद्यम का प्रयोग किए, ये हमारा कैसा है, वस्तु है। वस्तु कौन कौन है, भूमि क्या है, वो वस्तु है। पूंजी क्या है, वो वस्तु है। श्रम क्या है, वो सेवा है। हम लोग जो काम करते हैं उसी को तो श्रम कहते हैं, तो श्रम क्या है, वो तो सेवा है। उद्यम क्या है, उद्यम मतलब साहस। आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा कि उत्पादन में क्या क्या चीज की जरूरत होती है, तो उसमें ये सारे चीज आप पढ़े होंगे। तो भूमि और पूंजी क्या है, वस्तु प्रवाह है, जबकि श्रम और उद्यम क्या है, सेवा का प्रवाह है। आप सही से इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे तरीके से एक एक बात क्लियर हो जाएगा। लोगों के जीवन में 2 सब्जेक्ट बहुत ही कठिन कह के आ जाता है, एक आ जाता है मैथ और एक आ जाता है अर्थशास्त्र, लेकिन दोनों विषय इजी है अगर आप इनको बारीकी से पढ़ें तब। तो देखिए, पहले वास्तविक प्रवाह समझ गए, जहां पर वस्तु और सेवा का प्रवाह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रवाह। और जहां पर आय मतलब मुद्रा का प्रवाह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मौद्रिक प्रवाह। जैसे आपको पता होगा, हम क्या कहते हैं, कहीं पर अगर पैसा लगाए तो हमको लगान मिलेगा, हमको मजदूरी मिलेगा, बैंक में पैसा जमा किए तो हमको ब्याज मिलेगा। ये कैसा है, ये आय का बात है, मुद्रा का प्रवाह। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह पढ़ते हैं। जब लोग कल की क्लास को पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको इसको डीप से बताएंगे कि मुद्रा क्या है। इस पूरे अर्थशास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मुद्रा, जिसके बारे में हम लोग कल के क्लास में इसको अच्छे से जानेंगे। फिलहाल हम लोग आज जानते हैं आय का प्रवाह क्या होता है। तो आय के प्रवाह के बारे में जान गए, 2 प्रकार होता है, एक क्या है बच्चों, वास्तविक प्रवाह, एक क्या है हमारा, मौद्रिक प्रवाह। आप हमारे साथ बात करें, ऊपर वाला देख रहा होगा कि आप कितने अच्छे तरीके से मेहनत कर पा रहे हैं अभी। चलिए, इसके बाद लिखा है आय के प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। मॉडल बहुत आया कि आय कहां कहां खर्चा होता है, किसके किसके थ्रू खर्चा होता है। तो बाद में जो सबसे मुख्य आया उसको कहा जाता है प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। इसको हम लोग खुला मॉडल भी बोलते हैं। यह मॉडल कब आया था, मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि 1991 में हमारे वित्त मंत्री थे भारत के, मनमोहन सिंह। अभी तक के सबसे विद्वान अगर अर्थशास्त्री रहे हैं तो वो हमारे प्रधानमंत्री भी बने हैं।
तो उन्होंने देखा कि अर्थशास्त्र को चलाने के लिए जब तक हम लोग मुद्रा को फ्री नहीं छोड़ेंगे, स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा देश भारत सही से विकसित नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या लाया था? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। तीन चीज क्या-क्या बताए? आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि उदारीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है। आप लोग पढ़ते जाएंगे तो आगे हम इसको क्लियर करेंगे 3 से 4 वीडियो के बाद। तो फिलहाल आप समझिए आय का जो होता है 4 क्षेत्रीय मॉडल होता है। आपसे पूछा जाएगा आय के क्षेत्रीय मॉडल के बारे में बताएं, तो आपको बताना होगा ये 4। पहला क्या है? घरेलू क्षेत्र। हम लोग परिवार वाले मिलकर जो कोई आय के लिए कुछ काम करते हैं, जैसे अगरबत्ती बना लें, ग्लास का खुद से बना लें, पॉलीथीन बना लें, तो ये सब कैसा क्षेत्र हो जाएगा? घरेलू क्षेत्र। आगे है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र क्या है? जितनी भी उद्योग है, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, वो सारे फैक्ट्रियां क्या कहलाता है? उत्पादक क्षेत्र कहलाता है। तो पहला हो गया घरेलू क्षेत्र। परिवार सब जब मिलकर काम करेगा वो क्या कहलाएगा? घरेलू क्षेत्र। आप इस वीडियो को जहां आपको कंफ्यूजन लगे एक बार दोबारा देख लिया करिए, क्योंकि हम इतना छोटा वीडियो बनाते हैं, आपका समय ना ले। आप YouTube पर जाके इसी चैप्टर को देखें, कोई 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा में जाकर इसको समझाया है। इसको हम 20 से 25 मिनट में, क्योंकि आपके पास समय का बहुत अभाव है, एग्जाम बहुत नजदीक है। तो हम आपको क्या बताएं? आय के प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। एक है घरेलू क्षेत्र, एक है उत्पादक क्षेत्र, एक है सरकार। तीसरा काम कौन करता है? सरकार। सरकार क्या करता है? आपका नियंत्रण करता है कि आप सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मजदूरों को सही से पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप सरकार को टैक्स समय पर पेड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो तीसरा हमारा क्षेत्र कौन आ जाता है? सरकार। और चौथा क्षेत्र हमारा क्या होता है? विदेशी क्षेत्र, क्योंकि विदेश से भी तो सामान आता है, हमारे व्यक्ति विदेश में भी तो कमाते हैं। तो हमारे आय के कितने प्रवाह हैं? तो 4 क्षेत्रीय मॉडल में 4। हमारे साथ बात करेंगे। पहला घरेलू, दूसरा उत्पादक, तीसरा तीसरा सरकार, चौथा विदेश ना। ये 4 क्षेत्र पर हम लोग काम करते हैं। इसलिए आय बराबर फॉर्मूला होता है, और आय बराबर फॉर्मूला इस साल आप देखे होंगे कहां पूछा है। तो जो व्यक्ति इस बार स्टेट का एग्जाम दिए होंगे, बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे, जिसमें अभी 32,000 सीट था, उसमें ये क्वेश्चन आपको आया था कि इनमें से कौन सा सही है। और आज देखिए जो स्टूडेंट इसको पढ़ के गया होगा, आज वो 56,000 सैलरी स्टार्ट है हाई स्कूल वाले टीचर का, आज अच्छे से वो उसको वहां पर काम कर रहा होगा। आज ही उनका ज्वाइनिंग डेट है 2 तारीख। तो वहां पर ये क्वेश्चन था कि आय बराबर क्या होता है? तो आय बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस मतलब निर्यात में से आयात को घटाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग एक्स माइनस एम। तो यहां पर देखिए सी मतलब क्या होता है? उपभोग। आप कितना खर्च किए, उसी को क्या कहा जाता है? उपभोग कहा जाता है। जी, जी मतलब होता है सरकारी व्यय, सरकार ने कितना व्यय किया, क्योंकि सरकार का क्या खर्चा है? आपको जो तनख्वाह देगा सरकार देगा, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, सबको तनख्वाह कौन देगा? सरकार देगा। सरकारी व्यय। निवेश, आप जो कोई कंपनी खोलने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निवेश। और एक्स मतलब होता है निर्यात, और एम मतलब होता है आयात। तो इस फॉर्मूले को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लेंगे आप कि वाई आय बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसमें आपको कंफ्यूजन के लिए कहीं माइनस दे देगा, कहीं प्लस दे देगा, एक्स एम की जगह सी जी दे देगा, जिससे बच्चा के मन में कहीं ना कहीं दुविधा हो। लेकिन आप अच्छे से देख लें, माइनस में क्या होगा? एक्स माइनस एम, मतलब निर्यात में से आयात को हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, आगे हम लोग को 2 टॉपिक को मात्र जानना है, तब हम लोग देखेंगे आप कितना कॉन्शियस होकर इस वीडियो को देखे हैं, आप कितना कॉन्शियस अपने फ्यूचर के प्रति हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि आय का हिसाब किसको कहते हैं? आय का हिसाब। तो देखिए क्या होता है, हम अभी पैसा कमाए, जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन साथ हम ऑफलाइन में भी जो हमारा बच्चे लोग हैं पैसा देते हैं। तो पैसा देने के बाद अब हम उसको क्या किए? अपने घर में जाकर जमा कर लिए, अब बैंक में जाकर जमा कर लिए। 2 चीज हो सकता है, या हम क्या किए, अपना जैसे ड्रीम पॉइंट का एक हमारा ब्रांच है, दूसरा ब्रांच ऑफलाइन में ले लिए, हम एसईएस में फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो 2 तरह का हुआ, एक पैसा को हम बैंक में क्या कर दिए? जमा कर दिए, और एक क्या किए, हम अपने कोचिंग में क्या कर दिए? उसको इन्वेस्ट कर दिए। तो यही 2 चीज है आय का हिसाब,
जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता है। मतलब हम कमाए और बैंक में जाकर जमा कर दिए, वो हमारा कैसा प्रवाह होगा? आय का रिसाव कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में है बचत, कर, आयात। हम जब अपने कमाई को दूसरे चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएगा? आय का रिसाव कहलाएगा। और सेकंड है आय का अंतःक्षेपण। जब हम आय को बढ़ाने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए उस पैसा को दूसरे चीज में इन्वॉल्व कर देते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? आय का अंतःक्षेपण। हम क्या लिखे हैं? आय में होने वाली वृद्धि, उसमें जो हम पैसा इन्वेस्ट किए वो क्या कहलाया? आपका आय का अंतःक्षेपण कहलाया। जैसे विनिमय। सरकार क्या किया? आज मेडिकल कॉलेज खोल दिया, तो मेडिकल कॉलेज खोल दिया तो क्या वो फ्री में खोल दिया? कल वहां वो फी आएगा, पेशेंट आएंगे वहां, उनसे सरकार को कहीं ना कहीं क्या होगी? बहुत ज्यादा इनकम होगी। और साथ में क्या लिखे? निर्यात। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के आप दाल को विदेश में बेचते हैं, यहाँ वो 100 रुपया बिकेगा, विदेश में 200 रुपया बिकेगा। हम लोग निर्यात करते हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए। इसी को क्या कहते हैं? आय का अंतःक्षेपण। हमें आशा है कि आप इस चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। कभी कभी अंतर पूछता है कि आय के रिसाव और आय के अंतःक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो आय का रिसाव क्या है? हम उस पैसे को जमा कर लिए तो क्या है? रिसाव, मतलब रुक गया। और उसको हम लोग क्या किए? आय को बढ़ाने में उसको लगा दिए, वो क्या कहला गया? आय का अंतःक्षेपण। तो लास्टली इस चैप्टर का एक और पॉइंट बचा हुआ है, क्या लिखे हम लोग? कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 10th 9th में आप पढ़े होंगे। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब जाने कि क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र, क्या होता है द्वितीयक क्षेत्र, क्या होता है तृतीयक क्षेत्र। कभी भी आप लोगों से यह नहीं पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। कभी ना कभी तो पूछा गया है, जल्दी नहीं पूछा गया है, अक्सर आपसे एग्जाम्पल ही पूछा गया है। तो देखिए प्राथमिक क्या होता है? हम प्रकृति से सीधा जो प्राप्त कर लेते हैं, डायरेक्ट हम मान लो प्रकृति कहें या वातावरण से हम खुद से, जैसे कि चावल, आज हम चावल उपजाए तो चावल हम लोग डायरेक्ट क्या किए? कहीं ना कहीं वातावरण से या हम लोग प्रकृति से प्राप्त कर लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया। जैसे एग्जांपल में लिखे हैं कृषि, खुदरा व्यापार, छोटा छोटा व्यापार जो हम लोग करते हैं। साथ में क्या लिखे? लघु उद्योग। लघु उद्योग जैसे कि एग्जांपल पे कोई क्या किया? घर में अगरबत्ती बनाने लगा, कोई घर में छोटा सा कुम्हार लोग जो होते हैं वो बर्तन बनाने लगा, वो कैसा उद्योग हो जाएगा? लघु उद्योग। कोई क्या कर रहा है? खनन कर रहा है। खनन मतलब धरती के अंदर से कोयला निकाल रहा है, सोना निकाल रहा है, चांदी निकाल रहा है। और साथ में क्या है? पशुपालन। कोई पशुपालन कर रहा है, कोई मुर्गा पालन कर रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है। ये कैसा हो जाएगा आपको? प्राथमिक क्रिया। ठीक है, जो प्रकृति से डायरेक्ट ताल्लुकात रखता होगा वो कैसी क्रिया हो जाएगी? प्राथमिक क्रिया हो जाएंगी। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, पिछले साल आपके एग्जाम में 12th में पूछा गया था खनन कैसी क्रिया है, तो खनन कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। सेकेंड हम लिखे द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, द्वितीयक क्रिया को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा? जितना भी पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो हम कमाते हैं, मतलब कह सकते हैं एज ए बिजनेस, वो सारे फील्ड किसमें आ जाएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में। जैसे उद्योग, विनियोग मतलब इन्वेस्ट, व्यापार, हम लोग किसी सामान को खरीदे, जैसे शेयर बाजार। शेयर बाजार किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आप सुने होंगे चतुर्थक क्षेत्र भी होता है, लेकिन वो अलग आपके क्लास तक क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो हम आपको तृतीयक क्षेत्र बताने वाले जा रहे थे कि तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आप लोग सही समझ रहे हैं? जब वीडियो को देखें तो आप ये ना सोचने लगे वहां जाना है, ये काम है, वो काम है। पहला काम है आपका पढ़ना, जो कि लाइफ टाइम, एक बार आप अच्छा सा नौकरी ले लेना, आप पढ़ के अच्छा सा बिजनेस कर लेना, फिर आपकी लाइफ सेटल है। इसलिए आप पूरी तरीके से क्लास में कंसस रहें कि तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या आता है? जैसे हम कहीं पर काम करते हैं, वो हमारा कैसा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। हम मोबाइल पे बातचीत करते हैं, मोबाइल हमको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो संचार जितने भी वो क्या हो जाएंगे? हमारे परिवहन क्या हो जाएंगे? सारे हमारे सेवा क्षेत्र।
जो हमको सेवा देता है, हमको किसी को काम करने में आसान कर देता है, वो सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? तृतीयक क्षेत्र। मतलब आपका जैसे संचार है और नौकरी। चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है? थोड़ा सा जान लें, इसका एक और क्षेत्र होता है चतुर्थक क्षेत्र। तो वैसी क्रियाएं जब काम करने के बाद हमको पैसा नहीं मिलता है, समाज का सेवा करते हैं, अपने ज्ञान के प्राप्ति के लिए करते हैं, तो वो क्या हो गया? चतुर्थक क्रिया। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप अच्छा सा नौकरी करें। एम झा सर ने पहले दिन ही क्लास में कह दिया था कि गांव के बच्चे अच्छा एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या किए, इस क्लास को खोले हैं। अजीत सर भी इस बातों को बताए थे। तो हमारा मेन एम है कि गांव का बच्चा टीचर के अभाव में अपना एजुकेशन को खराब कर देता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमको पढ़ाने के वजह में कोई पैसा तो नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारी कैसी क्रिया है? चतुर्थक क्रिया है। जब हम कोई काम करेंगे और काम करने के बाद में हम सिर्फ आपको ज्ञान दे रहे हैं, हम अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम इस क्लास को कर रहे थे, ये कैसी क्रिया है? चतुर्थक क्रिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को समझ गए होंगे और साथ में चतुर्थक क्रिया को भी समझ गए होंगे। चलिए अगर समझे तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास 10 क्वेश्चन है, हम देख लें आप कितना जाने। सबसे पहला क्वेश्चन है, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो पहले बता दिए कि चक्रीय प्रवाह में दो चीज आता है, एक आता है वास्तविक प्रवाह, एक आता है मौद्रिक प्रवाह। यहां मौद्रिक सही लिखा हुआ है, सब जगह कहीं ना कहीं मिसप्रिंट था। स्टॉक, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से हम लोग किसको शामिल करते हैं? ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। क्या होता है स्टॉक ना, कि एक होता है कि हम घर में जमा करें, एक होता है पैसे को मार्केट में लगाएं। आप पिछले वीडियो को देखें, सेम तीनों एग्जांपल हम आपको दिए हुए थे, आप पिछले वीडियो को देखें, क्योंकि एक एक वीडियो आपके एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 नंबर लेकर आएगा। अब देखिए, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन समय, ये भी पिछले वीडियो में था कि स्टॉक और प्रवाह, लेकिन प्रवाह इसी में था कि प्रवाह जैसे क्या होता है? आय का प्रवाह। तो आय के प्रवाह में क्या होगा? उपभोग होगा, निवेश होगा, आय होगा। हम एक ग्राफ बनाकर दिखाए थे, उत्पादन, उत्पादन से आय, आय से व्यय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोग, निवेश, आय। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन रहेगा इनमें से सभी, वही हमारा सही हो जाएगा। वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? हम आपको बताए थे, जब वस्तु का प्रवाह हो और सेवा का प्रवाह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट है कि परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? परिवार फर्म में हम लोग जो करते हैं, क्या क्या चीज की जरूरत होती है? तो हमें भूमि की जरूरत होती है। आपको पहले जमीन, आप किसी काम को करेंगे पहले क्या चाहिए? आपको जमीन चाहिए। जमीन के साथ साथ आपको श्रम, मेहनत करना होगा। उसके बाद उसमें आपको पूंजी लगाना होगा। उद्यम मतलब होता है साहस। जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों ने मिलकर ये स्टूडियो खोला। स्टूडियो खोलते समय सबसे पहले हम लोगों ने जमीन लिया, जमीन लिए या कह सकते हैं घर लिए, रूम लिए। रूम लेने के बाद उसमें मेहनत किए, पेंट वगैरह करवाया गया। उसके बाद इसके लिए हम लोगों ने बोर्ड लिया और हम लोगों ने उद्यम मतलब साहस दिखाया कि नहीं, पैसा हम लोग इससे कमा सकते हैं, जितना लगाएंगे उतना मिलेगा। साहस बिना किए हुए आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये चारों क्या है? आपके परिवार फार्म के सेवाओं के 4 साधन हैं। इनके बगैर आप अच्छे पैसे नहीं कमा सकते हैं। कहा जाता है कि जहां रिस्क है वहीं जिंदगी फिक्स है। तो आपको रिस्क जीवन में लेना होता है। 3 क्षेत्रीय मॉडल में किसको शामिल किया गया है? तो जब 4 क्षेत्र आएगा तो विदेशी आएगा, और जब 3 क्षेत्र का बात होगा तो एक तो विदेशी क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। तो क्या क्या होगा? परिवार, फर्म और सरकार। हम आपको ऊपर बताए थे, अगर 2 क्षेत्र बोलेगा तो सरकार साइड हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? परिवार और फर्म हो जाएगा। एक क्षेत्रीय का बात बोलेगा तो तीनों साइड हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? परिवार बचेगा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस स्टूडेंटों को लगाना होता है। शेष में देखिए 4 क्षेत्रीय मॉडल तो भी बताए, परिवार है, फर्म है, सरकार है और विदेशी क्षेत्र है। आप हमारे थ्योरी को देख लेंगे तो आपसे टोटल क्वेश्चन बन जाता है। आगे 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए कौन कौन से शर्त हैं? आपको बताए थे, सबसे VBI यही है कि C + I + G + X - M, यही है आपके आय के चक्रीय प्रवाह का संतुलन। अगर देश में इस तरीके से इनकम चलता रहे तो कभी भी देश में भूखमरी नहीं आएगा, मंदी नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो आपको बताए थे कृषि,
खुदरा छोटा मोटा व्यापार, किसी गांव गली में कोई मान लीजिए कपड़ा बेचने आ गया, वो कैसा विक्रेता है, तो खुदरा व्यापारी है। साथ में क्या लिखे, लघु, या लघु नहीं होगा, लघु उद्योग, वो भी किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आता है, तो संचार, जिससे हमको सेवा मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो आप इस वीडियो को फिर से सही से देखें, हम लोग नए क्लास में आएंगे तो इनसे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मुद्रा को लेकर आएंगे, जो कि अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। अच्छे से पढ़ें, इस साल आप अच्छा नंबर लाएं। जय हिंद बच्चों।